दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस अध्याय में आप जानेंगे आनुवांशिकता क्या है, ग्रेगर जान मेंडल और उनके आनुवांशिकता संबंधी नियम क्या हैं, लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, विकास किस प्रकार होता है, जाति उद्भव क्या है, जीवाश्म क्या होते हैं और विकास की प्रगति किस प्रकार से होती है, इन सब के बारे में विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान का 9वां अध्याय आनुवांशिकता एवं जैव विकास। दोस्तों आप जानते हैं कि जनन प्रक्रम द्वारा नए जीव यानी व्यष्टि उत्पन्न होते हैं जो जनक के समान होते हुए भी उनसे कुछ भिन्न होते हैं। और अलैंगिक जनन में कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं इसके बारे में भी आप जानते हैं। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्राप्त होती हैं। यदि हम गन्ने के खेत को देखें तो हमें व्यष्टिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। मानव और अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं उसमें व्यष्टिगत स्तर पर अनेक प्रकार की विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। इसमें हम उन क्रियाविधियों के बारे में जानेंगे जिसके कारण ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और दोस्तों ये विभिन्नताएं अनेक प्रकार की वंशागत होती हैं, एक वंश से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से आनुवांशिकता और जैव विकास संचालित होता है प्रकृति में। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। दोस्तों देखिए, पूर्ववर्ती पीढ़ी यानी जो पहली पीढ़ी होती है उनसे वंशागत संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प और डिजाइन तथा कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। जैसे हमारे माता पिता होते हैं, हम में से या हमारे माता पिता के तरह हमारे कुछ गुण दिखाई देते हैं। और नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होता है, दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से कुछ विभिन्नताएं आती हैं और कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर देखिए उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। देखिए यहाँ पर देखिए टोटल ब्लू कलर का है, लेकिन जब उसकी अगली पीढ़ी चलती है तो यहाँ पे एक रेड आ गया, यहाँ पे एक ग्रीन आ गया, फिर यहाँ पे उसके बाद अगली वाली पीढ़ी में एक वाइट आ जाता है, फिर यहाँ 2 रेड आ जाते हैं, यहाँ पर 3 ब्लू आ जाता है और यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर केवल एक ही ग्रीन रह जाता है। तो विभिन्नताएं किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं। 2 संतति को जन्म देंगे, इनकी आधारभूत शारीरिक संरचना एक जैसी होती है लेकिन विभिन्नताएं भी होंगी। प्रत्येक अगली पीढ़ी में 2 जीवों को उत्पन्न करेगा और सबसे नीचे दिखाए गए चारों जीव व्यष्टि स्तर पर एक दूसरे से अलग होंगे और कुछ विभिन्नताएं विशिष्ट होंगी, जबकि कुछ उन्हें अपने जनक से प्राप्त हुई हैं जो आपस में एक दूसरे से भिन्न थे। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्नताएं दिखती हैं। दोस्तों एक एकल जीव जनन करता है तो अलैंगिक जनन होता है। जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः 2 जीवाणु उत्पन्न होते हैं। ये विभाजित होकर 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिसमें बहुत समानताएं होंगी और बहुत कम अंतर होगा जो डीएनए की प्रतिकृति के समय थोड़ी थोड़ी त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होंगी। लेकिन जब लैंगिक जनन होता है तो विविधता बहुत अधिक होती है अलैंगिक जनन की अपेक्षा। दोस्तों क्या हम किसी स्पीशीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना को एक समान देख पाते हैं? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीव विभिन्न प्रकार से लाभ दे सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है और उसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। और पर्यावरण कारकों के द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। आइए जानते हैं आनुवांशिकता के बारे में। दोस्तों जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन बनाना है। आनुवांशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिसके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। वंशागत लक्षण आनुवांशिकता में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वास्तव में समानता और विभिन्नता से हम क्या समझते हैं। देखिए कोई शिशु जो होता है उसमें मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसा दिखाई नहीं पड़ता है और मानव समष्टि में ये विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए एक चित्र में 2 चित्र दिए गए हैं, एक में स्वतंत्र और दूसरे में जुड़े कर्णपाल दिखाए गए हैं।
लक्षणों की वंशागति का नियम। दोस्तों, लक्षणों का वंशागति का नियम जो है वो ग्रेगर जान मेंडल ने दिया है। मेंडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, ग्रेगर जान मेंडल 1822 में इनका जन्म हुआ और 1884 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई। वह विज्ञान और गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन के लिए सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वह अपने मॉन्टेसरी में वापस आ गए और मटर पर प्रयोग करना आरंभ किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों के वंशागत लक्षणों का अध्ययन किया था, लेकिन मेंडल ने अपने विज्ञान और गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा और गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली, जिसकी मुख्य पाठ में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ग्रेगर जान मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। उनके द्वारा जो प्रतिपादित नियम हैं उनको आनुवांशिकता के नियम कहते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं मेंडल के योगदान में लक्षणों की वंशागति के नियम। दोस्तों, मानव में लक्षणों की वंशागत के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को शिशु में स्थानांतरित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। इसलिए प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण दिखेगा? तो देखिए, इस प्रकार वंशागति के कुछ नियम जो मेंडल ने प्रस्तुत किए हैं कि माता पिता के लक्षणों में कौन से लक्षण संतान में प्रकट होंगे, उसके बारे में जानना है। दोस्तों, मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी या विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था जो स्थूल या मोटे तौर पे दिखाई देता है, जैसे कि गोल झुर्रीदार बीज, लंबे और बौने पौधे, सफ़ेद और बैंगनी फूल इत्यादि। उन्होंने विभिन्न लक्षण वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे तथा बौने पौधे। इनसे प्राप्त संतति जो है पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों के प्रतिशत की गणना की। देखिए, यहाँ पर लंबा पौधा और बौना पौधा है और सभी लंबे संगत पौधे होते हैं। प्रथम संतति या F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसका मतलब ये था कि 2 लक्षणों में से केवल पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। अगला प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधों से पूर्ण रूप से समान थे? मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों और F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण द्वारा उगाया। पैतृक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधों की थी, लेकिन F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे। उनमें से 1/4 पौधे बौने थे और ये दिखाता है कि F1 यानी पहली श्रेणी पौधों द्वारा लंबाई और बौनेपन दोनों लक्षणों की वंशानुगत हुई, लेकिन केवल लंबाई वाला लक्षण ही व्यक्त हो पाया। इसलिए लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की 2 प्रतिकृतियों की वंशानुगत होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, जो उनके जनक पर निर्भर करता है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशानुगत का नियम तैयार किया गया। देखिए, पहली श्रेणी में आपने देखा कि एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे का जब क्रॉस कराया जाता है तो सभी पौधे लंबे होते हैं पहली पीढ़ी में। फिर होता यह है कि लंबे पौधे और लंबे पौधे का जब स्वपरागण कराया जाता है तो 1/4 पौधे छोटे होते हैं और 3/4 लंबे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिखता ये है कि कैपिटल टी यानी बड़े और टी स्मॉल दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि केवल टी बौने पौधे हैं। दूसरे शब्दों में कैपिटल टी की प्रति एक ही पौधे के लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए दोनों प्रतियां होनी चाहिए। देखिए, कुछ मिलाकर कैपिटल टी लक्षण या बड़ा जो मटर का पौधा है उसका लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है, जो कि लक्षण स्मॉल टी की तरह व्यवहार करते हैं, जो उन्हें अप्रभावी कहते हैं। जब मटर के पौधों में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़ों का अध्ययन के लिए संकरण कराया जाए, गोल बीज वाले लंबे पौधों का यदि झुर्रीदार वाले बीज वाले पौधों से संकरण कराया जाए तो पीढ़ी या प्राप्त संतति कैसी होगी? तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे और गोल बीज वाले होंगे।
इसलिए लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण होता है। जो लक्षण पहली पीढ़ी में दृष्टिगोचर होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, लेकिन अप्रभावी लक्षण भी कहीं न कहीं छुपा होता है, वो उसकी अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। ये लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? दोस्तों, आनुवांशिकता का कार्यविधि अलग होती है। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करती है? देखिए, पौधों की लंबाई का एक लक्षण जब हम लेते हैं तो पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। इसलिए किसी पौधे की लंबाई पौधों में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधों के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा वह उत्पादित होता है, और इस प्रक्रिया में एंजाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि यह एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा, पौधा लंबा होगा। यदि इस प्रोटीन में जीन में कुछ परिवर्तन आता है तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा और वह कम दक्ष होगी। इसलिए बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी और पौधा बौना होगा। इसलिए जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जीन होते हैं दोस्तों, ये लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, एक प्रकार से देखा जाए तो यदि दोनों जनक संतति के लक्षण का निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की प्रतिकृति संतति प्रदान करते हैं। मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के दो सेट होंगे। प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगत होती है और इस तरीकों को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा। सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतियां या कॉपी होती हैं। फिर इससे जनक कोशिका में इसका एक सेट कैसे बनता है? तो देखिए, यदि संतति पौधे को जनक पौधे से पूर्ण जीनों का पूर्ण सेट प्राप्त होता है और ये प्रयोग सफल नहीं हो सकता। इसका मुख्य कारण है कि 2 लक्षण R और Y सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे और स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकते। इसे एक तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में देखा जाए तो एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं और ये प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 कॉपियां होती हैं, जिनमें से एक नर और एक मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका पैतृक अथवा मातृक से गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका में जाता है। जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो जो युग्मनज बनता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या फिर से सामान्य हो जाती है और संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वंशागत की इस प्रक्रिया विधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणामों की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, किंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशागत के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। अब आइए देखते हैं लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो यहाँ एक चित्र में देखिए, ये नर है, ये मादा है। नर से युग्मक जो हैं, यहाँ पे नर युग्मक XY होते हैं और जो युग्मनज बनता है, देखिए नर में XY युग्मनज होते हैं, मादा में XX होते हैं। युग्मनज जब XX बनता है तो मादा बनती है और XY बनता है तो नर जो है शिशु का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में भाग लेने वाले 2 एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसके कई कारण होते हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो देखिए, नवजात का लिंग निर्धारण अलग अलग तरीके से होता है। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निषेचित अंडे या युग्मक के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या मादा। घोंघे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इसमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है, लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। जनक जीवों से वंशानुगत जीन इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की, लेकिन अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनकों में से एक सेट जीन सेट में संतति में जाते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? दोस्तों, आप जानते हैं कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव के अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं।
इनकी संख्या 22 जोड़े है, लेकिन एक युग्म जिसको कि लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जे सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है और दोनों एक्स कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में ये जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है और दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसको वाई कहा जाता है। स्त्रियों में एक्स एक्स और पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे लड़का वह लड़की हो या लड़की, अपने पिता से, अपने माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। इसलिए बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, और जिस पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत होता है वो लड़का होता है। तो एक प्रश्न ये बनता है कि बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र के आधार पर। आइए जानते हैं विकास। दोस्तों, जनन प्रक्रिया की विभिन्नता में अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं अंतर्निहित होती हैं। डीएनए की प्रतिकृति में त्रुटि और लैंगिक जनन दोनों से उत्पन्न हो सकती हैं। सोचिए, 12 लाल भृंग यानी बीटल्स का एक समूह है। वो हरी पत्ती वाली झाड़ियों में रहते हैं। उनकी समष्टि लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करती है और विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। हम इसकी भी कल्पना करें कि कौवे भृंग को खाते हैं। कौवे जितने भृंग खाएंगे उतने कम भृंग जनन के लिए उपलब्ध होंगे। और आइए, क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक समष्टि में विभिन्नताएं वंशानुगत और अन्य प्रकार की भी हो सकती हैं। देखिए, यहाँ पर इस चित्र को ध्यान से आप देख लीजिए दोस्तों, किस प्रकार से जो है कौवे जनन के दौरान एक रंग की विभिन्नता का उद्भव हो सकता है, जिससे समष्टि में लाल रंग के बजाय एक हरा भृंग दिखाई देता है। हरा भृंग अपना रंग अपनी संतान को वंशानुगत रूप में आगे बढ़ाता है। इस कारण इसकी सारी संतति का रंग हरा होगा। कौवे हरी पत्तियों की झाड़ी में हरे भृंग को नहीं देख पाते हैं, इसलिए उन्हें नहीं खा पाते। हरे भृंग की संतति का शिकार नहीं होती, जबकि लाल भृंग की संतति लगातार शिकार होती है। भृंगों की समष्टि में लाल भृंगों की अपेक्षा हरे भृंगों की संख्या बढ़ती जाती है। दूसरी परिस्थिति में जनन के समय एक रंग की विभिन्नता का उद्भव होता है, परंतु इस समय भृंग का लाल रंग लाल के स्थान पर नीला है। यह भृंग भी अपना रंग असली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है। फलस्वरूप इस भृंग की सारी संतति नीली होती है। कौवे नीले लाल भृंगों को हरी पत्तियों में पहचान कर उन्हें खा सकते हैं। देखिए, समष्टि का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसमें बहुत कम नीले भृंग हैं, लेकिन अधिकतर भृंग लाल थे। इस स्थिति में एक हाथी वहां आ जाता है और उन झाड़ियों को रौंद देता है जिसमें ये भृंग रहते थे। बहुत सारे भृंग मारे जाते हैं। संयोग से कुछ नीले भृंग बच जाते हैं और इनकी समष्टि धीरे धीरे बढ़ती है। इसमें से अधिकतर भृंग नीले हैं। तो ये स्वाभाविक है कि दोनों स्थितियों में जो दुर्लभ भिन्नता थी, समय के अंतराल में एक सामान्य लक्षण बन गई। वंशागत लक्षण की पीढ़ियों में आवृत्ति में परिवर्तन आए, क्योंकि जीन ही लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी समष्टि में जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है और यह जैव विकास की परिकल्पना का सार है। दोनों स्थितियों में कुछ अंतर भी होता है। प्रथम स्थिति में विभिन्नता एक सामान्य विभिन्नता बनी, क्योंकि इसमें उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति थी। दूसरे में ये एक प्राकृतिक चयन था। प्राकृतिक चयन कौवों द्वारा किया गया। जितने अधिक कौवे होंगे उतने अधिक लाल भृंग उनके शिकार बनेंगे। समष्टि में हरे भृंगों का अनुपात बढ़ता जाएगा। इसलिए प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि के विकास की ओर ले जा रहा है। यह भृंग समष्टि में अनुकूलन दर्शा रहा है, जिससे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। दूसरी स्थिति में रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। दुर्घटना के कारण एक रंग की भृंग समष्टि बच गई, जिससे कि समष्टि का स्वरूप बदल गया। देखिए, हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि भृंग की समष्टि का आकार बड़ा होता। उनका उत्तरजीविता के लिए कोई लाभ भी नहीं हो सकता है। यह आनुवांशिक अपवाद का सिद्धांत है, जो बिना किसी अनुकूलन के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है। तीसरी स्थिति ये है कि भृंग समष्टि जब बढ़ना प्रारंभ करती है तो झाड़ियों में पादप लोग रख जाता है। भृंगों के लिए पत्तियां कम हो जाती हैं। इसके कारण भृंग अल्प पोषित रह जाता है और औसत भार में अपेक्षाकृत कमी आ जाती है। कुछ वर्षों के बाद इस दुर्भिक्ष की स्थिति में भृंगों की कुछ पीढ़ियों के उपरांत जब पौधों के रोग समाप्त हो जाते हैं, भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, तो भृंगों के भार में परिवर्तन आएगा।
आइए देखते हैं उपार्जित और आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक अथवा जनक कोशिकाएं विशिष्ट जनक ऊतकों में बनते हैं। यदि बुभुक्षण के कारण श्रृंगों के शरीर के भार में कमी आती है तो इससे जनन कोशिकाओं के डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और दुर्भिक्ष या भूख के कारण यदि समष्टि में कुछ भृंग कम भार के हों तो इसे विकास की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। देखिए, क्या होता है कि कायिक ऊतकों में होने वाला परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जाते हैं। यदि किसी के बाहरी शरीर में कोई परिवर्तन होता है तो ये इसके डीएनए को प्रभावित नहीं करता है, इसे जैव विकास नहीं कहा जा सकता। देखिए, अर्जित अनुभव या लक्षण जैव प्रक्रम के द्वारा अगली पीढ़ी के वंशानुगत नहीं होते। यदि हम पूंछ वाले चूहे का संवर्धन करें तो उसकी अगली पीढ़ी की संतति की पूंछ होगी, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे। यदि इन चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक काटते रहें तो क्या चूहों से बिना पूंछ वाली संतति प्राप्त होगी? बिल्कुल नहीं। ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि पूंछ को काटने से जनन कोशिकाओं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि आनुवांशिकता और वंशागत जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, इसका ज्ञान जैव विकासवाद को समझने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले चार्ल्स डार्विन भी इसकी क्रियाविधि नहीं खोज सके। वह अवश्य ही ऐसा कर पाते यदि उन्होंने अपने समकालीन ऑस्ट्रियन ग्रेगर मेंडल के प्रयोगों के महत्व को जाना होता। मेंडल भी डार्विन के सिद्धांतों से अनभिज्ञ थे। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन जब 22 वर्ष के थे उन्होंने साहसिक समुद्री यात्रा की। 5 वर्षों में उन्होंने दक्षिण अमेरिका और इसके विभिन्न द्वीपों की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप को समझना था। उनकी इस यात्रा ने जैव विविधता के विषय में उस समय व्याप्त दृष्टिकोण को सदा के लिए बदल दिया। इंग्लैंड वापस आने के बाद वह पुनः किसी और यात्रा पर नहीं गए। वह घर पर ही रहे और उन्होंने अनेक प्रयोग किए, जिसके आधार पर उन्होंने अपने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के अपने सिद्धांत की परिकल्पना की। वह यह नहीं जानते थे कि किस विधि द्वारा स्पीसीज या जातियों में विभिन्नताएं आती हैं। उन्हें मेंडल के प्रयोगों का लाभ मिलता, परंतु ये दोनों व्यक्ति वैज्ञानिक न तो एक दूसरे को न ही एक दूसरे के कार्य के विषय में जानते थे। हम डार्विन के केवल जैव विकासवाद के कारण ही जानते हैं, लेकिन वह एक प्रकृति शास्त्री भी थे और उनका शोध भूमि की उर्वरता बढ़ाने में केंचुओं की भूमिका के विषय में था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। बहुत ही रोचक है और बहुत ही महत्वपूर्ण। डार्विन के सिद्धांत हमें ये बताते हैं पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल जीव वाले जीवों का विकास हुआ है। मेंडल के प्रयोगों से हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों के वंशागत की कार्यविधि का पता चला, लेकिन दोनों ही ये बताने में असमर्थ रहे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेबीएस हाल्डेन, जो बाद में भारत के नागरिक हो गए थे, 1929 में उन्होंने ये सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। उन्होंने कल्पना की कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से बहुत अलग था। इस प्राथमिक वातावरण में कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ जो जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिक जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। यह कार्बनिक अणु किस प्रकार उत्पन्न हुए, इसके उत्तर की परिकल्पना स्टैनले एल मिलर और हेराल्ड सी उरे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर की जा सकती है। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राथमिक प्राचीन वातावरण के समान था। इसमें अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, लेकिन ऑक्सीजन के नहीं। पात्र में जल भी था। इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गईं, जैसे आकाश में बिजली। 1 सप्ताह के बाद 15% कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गए। इसमें अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते हैं। तो क्या पृथ्वी पर आज से जीवन की उत्पत्ति हो सकती है? दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि जाति का उद्भव किस प्रकार से हुआ है। दोस्तों, अभी तक हमने जो कुछ समझा वो सूक्ष्म विकास था। ये परिवर्तन बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी ये विशिष्ट स्पीसीज की समष्टि को सामान्य लक्षणों में परिवर्तन लाते हैं। इससे ये नहीं समझा जा सकता कि नई जाति का उद्भव किस प्रकार होता है।
जबकि भृंगों का जो समूह जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न समष्टियों में बट जाए, जो आपस में जनन करने में असमर्थ हों, तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब हम उन्हें दो स्वतंत्र स्पीसीज कह सकते हैं। सोचिए अगर जो क्या होगा कि वे झाड़ियाँ जिन पर भृंग भोजन के लिए निर्भर करते हैं, एक परिवर्तन श्रृंखला के बाद बृहद क्षेत्र में फैल जाएं। इससे समष्टि का आकार भी बढ़ जाएगा। लेकिन व्यष्टि भृंग अपने भोजन के लिए जीवन भर अपने आसपास की कुछ झाड़ियों पर भी निर्भर करते हैं। वे बहुत दूर नहीं जा सकते। इसलिए भृंगों की इस विशाल समष्टि के आसपास उप समष्टि होगी, क्योंकि नर और मादा भृंग जनन के लिए आवश्यक हैं। तो कुल मिलाकर कुछ साहसी भृंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, अथवा कौवा एक भृंग को एक स्थान से उठाकर बिना हानि पहुंचाए दूसरे स्थान पर छोड़ दे। तो ऐसी स्थिति में अप्रवासी भृंग जीन जो होगा नई समष्टि में प्रविष्ट हो जाएंगे, और एक स्थिति ऐसी होगी कि दोनों के बीच जो है जीन प्रवाह का स्तर कम हो जाएगा। उत्तरोत्तर या आगे आने वाली पीढ़ियों में आनुवांशिक विचलन के प्रत्येक उपसमष्टि में विभिन्न परिवर्तनों का संग्रहण हो जाएगा, और भौगोलिक रूप से अलग होकर इन समष्टियों में प्राकृतिक चयन का तरीका भी अलग होगा। इसलिए उदाहरण के लिए एक उप समष्टि की सीमा में उकाब या चील द्वारा कौवे समाप्त हो सकते हैं, लेकिन दूसरी समष्टि में यह घटना वहाँ पर होती है देखा जाए जहाँ पर कौवों की संख्या बहुत अधिक है। तो पहले स्थान पर भृंगों का हरा रंग प्राकृतिक चयन नहीं होगा, जबकि दूसरे स्थान पर इसका चयन होगा। दोस्तों, अनेक तरीके होते हैं जिनसे कि परिवर्तन संभव है। डीएनए में यह परिवर्तन पर्याप्त है, जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, तो दो समष्टियों के सदस्यों के जनन की कोशिकाएं संलयन करने में असमर्थ हो सकती हैं। ये भी संभव है कि ऐसी विभिन्नता उत्पन्न हो जाए जिसमें हरे रंग की मादा भृंग लाल रंग के नर भृंग के साथ जनन की क्षमता ही खो दे। वह केवल हरे रंग के नर भृंग के साथ ही जनन कर सकती है, और हरे रंग के प्राकृतिक वर्ण के लिए अत्यंत दृढ़ परिस्थिति है। ऐसी हरी मादा भृंग भी दूसरे समूह के लाल नर से मिलती है, तो उसका व्यवहार ऐसा होगा कि जनन न हो। इससे भृंगों की नई स्पीसीज का उद्भव होता है। आइए जानते हैं दोस्तों, विकास का वर्गीकरण क्या है। तो हम अपने चारों ओर पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों के बीच विकास का संबंध स्थापित कर सकते हैं। वह एक प्रकार से समय घड़ी में पीछे जाना है। देखिए, विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने, फिर उनका अध्ययन का अवसर प्रदान करती हैं। कौन सा लक्षण जीवों के मध्य आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करता है, कौन सा कम महत्वपूर्ण अंतरों का निर्णय लेता है। अभिलक्षण क्या है? तो बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण किसी भी जीव का अभिलक्षण कहलाता है। विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार अभिलक्षण कहलाता है। हमारे 4 पाद होते हैं, यह एक अभिलक्षण है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये भी एक अभिलक्षण है। कुछ आधारभूत अभिलक्षण कई जीवों में एक समान होते हैं। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई होती है, लेकिन देखिए अधिकतर जीवों में वर्गीकरण के स्तर पर कोई अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान हो सकते हैं, लेकिन सभी जीवों में नहीं होते हैं। कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत अभिलक्षण एक कोशिका में केंद्रक का होना या न होना है, जो विभिन्न जीवों में अलग अलग हो सकता है। आप जानते हैं जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होता, जबकि अधिकतर दूसरे जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों के एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकी होने का गुण शारीरिक अभिकल्प के एक आधारभूत अंतर दर्शाता है, जो कोशिकाओं और उनके ऊतकों के विशिष्टीकरण के कारण होता है। बहुकोशिकीय जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या न होना वर्गीकरण का अगला स्तर है। तो जो हरे पौधे हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, और हरे पौधे के अलावा जो हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, उनका संबंध उतना ही निकट का होगा। जितनी ज़्यादा समानताएं होंगी, उनका उद्भव भी निकट होगा। जैसे एक भाई और एक बहन बहुत निकट संबंधी हैं, उनमें पहली पीढ़ी के उनके पूर्वज समान थे, इसलिए वो एक ही माता पिता की संतान हैं। दोस्तों, स्पीसीज के ऐसे समूह का हम निर्माण कर सकते हैं जिनके पूर्वज निकट अतीत में समान थे। इसके बाद इन समूहों का एक बड़ा समूह बनाएंगे। पूर्वज अपेक्षाकृत अधिक दूर के हों तो सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए हम विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुंच सकते हैं। आइए देखते हैं विकासीय संबंध कैसे खोजा जाए।
दोस्तों समान अभिलक्षणों की पहचान जब हम करते हैं तो विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण समान होंगे क्योंकि वे समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। और इस वास्तविकता को लेते हैं कि पक्षियों, सरीसृप और जल स्थलचर यानी उभयचरों की भांति ही स्तनधारियों के 4 पैर होते हैं। सभी के पादों की आधारभूत संरचना एक समान होती है, फिर भी विभिन्न कशेरुकों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनका रूपांतरण हुआ है। पाद की आधारभूत संरचना भी एक समान है। ऐसे समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाली लेकिन स्पीशीज के बीच विकासी संबंध की पहचान करने में सहायता मिली है। चमगादड़ के जो है चमगादड़ और पक्षी के पंखों में देखिए किस तरह से समानता पाई जाती है। किसी अंग की आकृति में समानता होने का एकमात्र कारण पूर्वज परंपरा नहीं है। चमगादड़ और पंछी के पंख के विषय में आप जानते हैं, पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं लेकिन गिलहरी और छिपकली के नहीं। गिलहरी, पक्षी और चमगादड़ के बीच का संबंध गिलहरी अथवा छिपकली के अपेक्षा अधिक घनिष्ठ है। दोस्तों पक्षी और चमगादड़ के पंखों की ओर बारीकी से देखना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित अंगुली के मध्य की त्वचा के फैलने से बना है, लेकिन पक्षी के पंख उसकी पूरी अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से बना है जो परों से ढकी रहती है। इसलिए दो पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना और संगठकों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, लेकिन सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इस कारण उन्हें समरूप अभिलक्षण बनता है, न कि समजात अभिलक्षण। देखिए जीवाश्म किसे कहते हैं, फॉसिल्स जिनको कहते हैं। देखिए यहाँ पर जीवाश्म पेड़ का तना, जीवाश्म अकशेरुकी, जीवाश्म अकशेरुकी ट्राइलोबाइट, इसके अलावा ये मछली का जीवाश्म है और डायनासोर के कपाल का जीवाश्म है। तो जो अंगों की संरचना केवल वर्तमान स्पीसीज पर ही नहीं की जा सकती वरन उन स्पीसीज पर भी की जा सकती है जो अब जीवित नहीं है। विलुप्त स्पीसीज कभी अस्तित्व में थी, हम उनके जीवाश्मों से उनकी पहचान करते हैं। कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिनके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। जैसे कोई मृत कीट गर्म मिट्टी के सूख का कठोर हो जाए तो उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए। जीव के इस प्रकार के परिरक्षित अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्मों के पुराने होने का आकलन कैसे किया जा सकता है? दोस्तों पृथ्वी के सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे सतह पर पाए गए जीवाश्मों की अपेक्षा अधिक नए हैं। फॉसिल डेटिंग या जीवाश्म का तिथि निर्धारण एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि जीवाश्म ये बहुत ही रोचक है कि कौन सी विधि प्रयोग की जाती है जीवाश्मों के अध्ययन के लिए। आइए जानते हैं कि जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं। 10 करोड़ या 100 मिलियन वर्ष पहले से प्रारंभ करते हैं। समुद्र तल पर कुछ अकशेरुकी जीवों की मृत्यु हो जाती है और वे रेत में दब जाते हैं और अधिक रेत एकत्र होती जाती है। अधिक दाब के कारण वे चट्टान बन जाती हैं। कुछ मिलियन वर्षों के बाद क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर मर जाते हैं और उनका शरीर भी मिट्टी में दब जाता है। ये मिट्टी भी दबकर चट्टान बन जाती है जो पहले वाले अकशेरुकी जीवाश्म वाले चट्टान के ऊपर बनती है। फिर इसके बाद कुछ मिलियन वर्षों बाद इस क्षेत्र में घोड़े के समान कुछ जीवों के जीवाश्म चट्टानों में दब जाते हैं और इसके उपरांत मृदा अपरदन होता है। कुछ चट्टानें फट जाती हैं, घोड़ों के समान जीवाश्म प्रकट होते हैं और जैसे जैसे हम गहरी खुदाई करते जाते हैं वैसे वैसे पुराने जीवाश्म प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों विकास के चरण क्या हैं। दोस्तों यदि जटिल अंग उदाहरण के लिए आँख का चयन उसकी उपयोगिता के आधार पर होता है तो वे डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा किस प्रकार संभव है। निश्चित रूप से ऐसे जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ होगा। देखिए किसी अल्पवर्धित आँख किसी सीमा तक उपयोगी हो सकती है। यह योग्यता को लाभ के लिए पर्याप्त हो सकता है। वास्तव में पंख की तरह आँख भी एक व्यापक अनुकूलन है, वह कीटों में पाई जाती है। उसी प्रकार ऑक्टोपस और कशेरुकी में भी आँख की संरचना इन सभी जीवों से भिन्न है, जिसके कारण अलग अलग विकासीय उत्पत्ति है। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक परिवर्तन जो गुण के लिए उपयोगी है कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। जैसे पर जो संभवतः ठंडे मौसम में उष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो सकें।
और कुछ उड़ने के लिए उपयोगी हो गए, वास्तव में कुछ उड़ने में असमर्थ नहीं थे और संभवतः पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। डायनासोर सरीसृप थे, अतः हम अर्थ निकाल सकते थे कि यह पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित थे। बहुत अधिक भिन्न दिखाई देने वाली संरचनाएं भी एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती हैं। जीवाश्म में अंगों की संरचना का विवेचन हमें ये अनुमान लगाने में सहायक हो सकता है कि विकासीय संबंध कितना पीछे जा सकता है। इस प्रक्रम के कुछ उदाहरण हैं। देखिए, जंगली गोभी इसका अच्छा उदाहरण है। 2000 साल पहले मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था और उसने चयन द्वारा विभिन्न सब्जियां विकसित की, लेकिन प्राकृतिक वर्ण न होकर कृत्रिम चयन है। कुछ किसान इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे पत्ता गोभी का विकास हुआ, जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि रोकना चाहते थे, अतः ब्रोकली विकसित हुई, अथवा बंध पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुई। कुछ ने फूले हुए भाग का चयन किया, अतः गांठ गोभी विकसित हुई। कुछ ने केवल चौड़ी पत्तियों को पसंद किया, तो केल नामक सब्जी का विकास हुआ। यदि मनुष्य ने स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो क्या हम कभी सोच सकते थे कि उपरोक्त सभी समान जनक से विकसित हुई हैं? यहाँ पर देखिए जंगली गोभी का विकल्प, यहाँ पर किस तरह से जंगली गोभी को अलग अलग रूपों में यहाँ पर विकसित किया गया है। दोस्तों, विकासीय संबंध खोजने का एक तरीका उस मौलिक परिकल्पना पर निर्भर करता है जिससे हमने प्रारंभ किया था। ये विचार था कि जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। यदि ये सही है तो विभिन्न प्रजातियों के डीएनए की संरचना की तुलना में हम सीधे ही इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इस स्पीसीज के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या और कितने परिवर्तन आए। विकासीय संबंध स्थापित करने में इस विधि का व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। आइए जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर आणविक जातिवृत्त क्या होता है। कोशिका विभाजन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तन से उस प्रोटीन में भी परिवर्तन आएगा जो नए डीएनए से बनेगी। तो ये परिवर्तन आगे की पीढ़ियों में संचित होते जाएंगे और हम समय के साथ पीछे जाकर ये जान सकते हैं कि ये परिवर्तन किस समय हुए थे। देखिए, यह अध्ययन में इस विचार सन्निहित है कि दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में ये विभिन्नताएं अधिक संख्या में रहेंगी और इस प्रकार के अध्ययन विकासीय संबंधों को खोजते हैं तथा अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न जीवों के बीच आणविक जातिवृत्त द्वारा स्थापित संबंध वर्गीकरण से सुमेलित होते हैं। दोस्तों, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। स्पीसीज के वंश वृक्ष की कड़ियां ढूंढने के इस प्रयास में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात ये कि इस प्रक्रम में प्रत्येक स्तर पर अनेक शाखाएं संभव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नई स्पीसीज के उद्भव के लिए पहली स्पीसीज विलुप्त हो जाए। एक नई स्पीसीज की उत्पत्ति हुई है, भृंग के उदाहरण में आप देख सकते हैं। दोस्तों, नई स्पीसीज अपनी पूर्व स्पीसीज से उत्तम ही हो ये निश्चित नहीं है और वास्तव में जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। विविधताओं की उत्पत्ति और प्राकृतिक चयन द्वारा उसमें स्वरूप देना मात्र ही विकास है और जैव विकास की प्रगति की कोई प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है तो वह उस समय के साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि है, लेकिन इसका अर्थ है यह कदापि नहीं है कि प्राचीन अभिकल्प अदक्ष हैं। अनेक अति प्राचीन और सरल अभिकल्प आज भी अस्तित्व में हैं। वास्तव में सरलतम अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे कि उष्ण झरने, गहरे समुद्र जल के स्रोत, अंटार्कटिका की बर्फ में भी पाए जाते हैं। मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है, वरन जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न और स्पीसीज हैं। आइए मानव विकास के बारे में जानते हैं। मानव विकास के अध्ययन के लिए उन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं जिनका जैव विकास के लिए किया था, जैसे उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन का साधन है। इस धरती यानी ग्रह पर मानव के रंग, रूप और आकृति में अधिक विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ये विविधताएं इतनी अधिक हैं और दिखती हैं कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजातियों की ही बात करते थे। आमतौर पर त्वचा का रंग इस प्रकार की प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता था। कुछ को पीला, कुछ को काला, सफ़ेद या भूरा कहा जाता था। लंबे समय तक ये बहस चलती रही कि क्या इन्हीं आभासी समूहों का विकास अलग अलग हुआ है। कुछ वर्षों में प्रमाण अति स्पष्ट हो गए हैं। हम कह सकते हैं कि इन आभासी प्रजातियों का कोई जैविक आधार नहीं है। सभी मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं।
केवल यही नहीं कि हम पिछले कितने हजार वर्षों से कहाँ रह रहे हैं, बल्कि हम सभी जीवों का उद्भव अफ्रीका में हुआ है। आधुनिक मानव स्पीसीज होमो सैपियंस के सर्वप्रथम प्राचीनतम सदस्यों को वहीं पर खोजा जा सकता है। हमारे आनुवांशिक छाप को कालगर्त में अफ्रीकी मूल में ही खोजा जा सकता है। कुछ हजार साल पहले हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वहीं रह गए, जबकि वहाँ के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए। उत्प्रवासी धीरे धीरे समूचे ग्रह में फैल गए। अफ्रीका से पश्चिमी एशिया, वहाँ से मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिणी एशिया और पूर्व एशिया। वहाँ से उन्होंने इंडोनेशिया के द्वीपों और फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र किया। वे बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुँचे। क्योंकि वे मात्र यात्रा के उद्देश्य से सफ़र नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया। वे विभिन्न समूहों में कभी आगे तथा कभी पीछे आए। समूह कई बार परस्पर अलग हुए, कभी कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े, जबकि कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। आने जाने का ये सिलसिला चलता रहा और इस ग्रह की अन्य स्पीसीज की तरह उनकी उत्पत्ति जैव विकास की एक घटना मात्र ही थी और वे अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे। तो दोस्तों, ये था आज का अध्याय आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इस अध्याय में आपने क्या सीखा, शॉर्ट में देख लेते हैं। जनन के समय विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविता में वृद्धि हो सकती है। लैंगिक जनन वाले जीवों में जो अभिलक्षण होते हैं, जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होते हैं उसे प्रभावी लक्षण और अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न स्पीसीज में लिंग निर्धारण के कारक अलग अलग होते हैं। मानव में संतान का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाला एक्स यानी लड़कियों के लिए अथवा वाई लड़कों के लिए किस प्रकार के हैं। दोस्तों, स्पीसीज में विभिन्नताएं उसे उत्तरजीविता के योग्य बनाती हैं और केवल आनुवांशिक विचलन में योगदान देती हैं। कई कुतकों में पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते। विभिन्नताओं के भौगोलिक पार्थक्य के कारण स्पीसीकरण हो सकता है। विकासीय संबंधों को जीवों के वर्गीकरण में खोजा जा सकता है। काल में पीछे जाकर समान पूर्वजों की खोज से हमें अंदाजा होता है कि समय के किसी बिंदु पर अजैव पदार्थों ने जीव की उत्पत्ति की है। जैव विकास को समझने के लिए वर्तमान स्पीसीज का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, वरन जीवाश्म अध्ययन भी आवश्यक है। अस्तित्व लाभ के लिए मध्यवर्ती चरणों द्वारा जटिल अंगों का विकास हुआ है और जैव विकास के समय अंग अथवा प्रकृति नए प्रकारों के लिए अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए पर जो प्रारंभ में उष्णता प्रदान करने के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में वो पंख उड़ने के लिए अनुकूलित हो गए। विकास को निम्न अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रगति नहीं कहा जा सकता, वरन ये लगता है कि विकास ने अधिक जटिल शारीरिक अभिकल्प उत्पन्न किए हैं, जबकि सरलतम शारीरिक अभिकल्प भली भांति अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। इसके अलावा मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं, जिसका उदय अफ्रीका में हुआ और चरणों में विश्व के विभिन्न भागों में फैला था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो 10वीं कक्षा के विज्ञान का 9वां अध्याय आनुवांशिकता एवं जैव विकास। वीडियो आपको कैसा लगा और इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।